चलिए, गुड मॉर्निंग। थर्ड ईयर मैथ्स आपके हम लोग कर रहे हैं पेपर टू में कर रहे हैं यूनिट थ्री जो कि है सम्मिश्र विश्लेषण। ठीक है, सम्मिश्र विश्लेषण। और सम्मिश्र विश्लेषण में जो है हम लोग बात कर रहे हैं अवकलनीयता की। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं। कल जो है एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि जो कहीं पर भी अवकलनीय नहीं है, तो एक क्वेश्चन और भी मैं ले लेती हूँ, सिंपल सा है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जिसमें भी जो है वो पूछ रहे हैं कि वो मूल बिंदु के अतिरिक्त जो है फलन जो है कहीं पर भी अवकलनीय नहीं है। अभी तक देखिए, अभी तक आपने यही फंक्शन किए हैं जिसका डिफरेंशिएशन आप फाइंड कर सकते हो। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया आपके सामने कि जिसका आप डिफरेंशिएशन नहीं फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए कि किस तरह से जो है फंक्शंस आ रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर सर्वत्र सतत है, किंतु मूल बिंदु के अतिरिक्त कहीं पर भी अवकलनीय नहीं है। यानी कि ये जो है फलन सतत तो है, यानी कंटिन्यूअस तो चलता है, लेकिन मूल बिंदु है वहीं पर ही उसका डिफरेंशिएशन जो है हमें मिलेगा, बाकी और किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जो है इसकी कंटिन्यूटी जो है ना, उसका टेस्ट कर लेते हैं कि ये कंटिन्यूअस किस तरह से होगा। तो सबसे पहले जो है एफ जेड इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर और z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। हम लोग जानते हैं कि मॉड z इज इक्वल टू होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ जेड इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जो है एक्स स्क्वायर व वाई स्क्वायर की मैं बात करूं तो ये क्या है, ये वास्तविक फलन है, ये दोनों वास्तविक फलन है। और जब इनका वर्ग हो जाता है तो ये हमेशा ही सतत रहते हैं, कभी भी जो है इनमें ब्रेक नहीं आता, किसी भी नंबर के लिए इसमें ब्रेक नहीं आता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है क्या है, समत्र सतत फलन है, ठीक है। अतः इनका योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी सर्वत्र सतत है। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है अपने आप में जो है हमेशा ही कंटिन्यूअस फंक्शन रहते हैं, कहीं भी इनमें ब्रेक नहीं आता है। तो यहाँ पे भी इसमें जो है ब्रेक नहीं आएगा, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं आएगा जब इनको जोड़ेंगे तो। ठीक है, यानी कि क्या कहेंगे, यानी कि ये कहेंगे कि एफ जेड इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर सर्वत्र सतत फलन है। ठीक है, सर्वत्र सतत फलन है। यहां पर जो है यानी क्या कहेंगे कि कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अगर इंग्लिश में बोलूंगी तो क्या कहेंगे कि कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब जो है हमें क्या जांच करनी है, इसकी अवकलनीयता की, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी की हमें यहाँ पे जांच करनी है। तो चलिए करते हैं। अब जो है हम लोग सिद्ध करेंगे हम लोग जांच करेंगे कि ये अवकलनीय है कि नहीं है, ये अवकलनीय है कि नहीं है। सबसे पहले जो है
अवकलनीयता की परिभाषा से, ठीक है, अवकलनीयता की जो है परिभाषा से हम लोग लिखते हैं एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, इस तरह से पहले परिभाषा लगा दी। अब हमारा फलन कौन सा है? फलन ये है ना, एफ जेड वाला फलन है। चलिए वो भी अप्लाई कर लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 मॉड्यूलस ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड का स्क्वायर माइनस मॉड जेड का स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, अब जो है हम लोग ये जानते हैं, यहां पे लिखती हूं, ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू होता है जेड इंटू जेड बार। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू होता है जेड इंटू जेड बार। ठीक है, अगर आप करके देखोगे बिना तो x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई, उसका संयुग्म में क्या हो जाता है? x माइनस आयोटा वाई। तो एक है a माइनस बी, ठीक है, एक है a माइनस बी, एक है a प्लस बी वाला गुणनखंड, तो दोनों को क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1, और ये हो जाता है प्लस। आप करके देखना, ठीक है, ये अगर आप खुद करके देखना, यहाँ पे मैं नहीं करा रही हूँ, लेकिन हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो चलिए आगे इसको हम लोग सॉल्व करके लिखते हैं। तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, और ये हो जाएगा z प्लस डेल्टा जेड और z प्लस डेल्टा जेड बार माइनस z इंटू जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। अब जो है ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड इज टेंस टू 0 z प्लस डेल्टा जेड। पहले जो है हम लोग दोनों पे जो है z बार लगा देते हैं, क्योंकि जब एडिशन में होता है तो दोनों में अलग अलग से जो है इसका हम लोग कंजुगेट ले सकते हैं, अपॉन डेल्टा जेड, अपॉन डेल्टा जेड। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा z इंटू जेड बार और z इंटू डेल्टा जेड बार। ठीक है, फिर जो है यहाँ पे प्लस जेड बार और ये डेल्टा जेड, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस डेल्टा जेड डेल्टा बार और माइनस z इंटू जेड बार और अपॉन में आ जाएगा डेल्टा जेड। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और फिर जो है यहाँ पे हम लोग जो है क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा जेड से जो है डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए ये इस तरह से जो है बदल जाएगा कि लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 z इंटू डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड, पहला पद जो है ये, फिर जो है यहाँ पे z बार आ जाएगा, ठीक है, और फिर जो है यहाँ पे डेल्टा जेड बार आ जाएगा, दो पद रहेंगे। और जैसे ही डेल्टा जेड जो है 0 की तरफ जाता है तो उसका संयुग्मी भी जो है 0 की तरफ जाएगा, तो ये पद जो है यहाँ पे निकल जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड इज टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा z बार प्लस z और डेल्टा z बार अपॉन डेल्टा z, और ये हो जाएगा 0, क्योंकि लिखेंगे बिकॉज एज डेल्टा z इज टेंस टू 0 डेल्टा z बार इज ऑल्सो टेंस टू 0। ठीक है,
यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये 0 की तरफ जाएगा तो ये तो उसका संयुग्मी है, वो भी डेफिनेटली 0 की तरफ जाना है। अब जो है हमें क्या करना है, इस पर तो डेल्टा जेड की कोई भी लिमिट नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन लिमिट कहाँ लगेगी, यहाँ पे लगेगी। और लिमिट लगाने के लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा कि दो पथ तय करने पड़ेंगे। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग करते हैं ना, तो दो पथ जो है वो तय करते हैं। तो उन दो पथों से जो है अगर हम लोग लिमिट ज्ञात करते हैं और दोनों ही बराबर आ जाती है, तो हम लोग कहते हैं कि हमारा फलन जो है हर जगह जो है वो अवकलनीय है, यानी कि किसी भी बिंदु पर अवकलनीय है। तो यहाँ पे जो है दो पथ चूज कर लेते हैं। तो दो पथ कौन से करूंगी, एक में एक्स अक्ष करूंगी और दूसरा मैं यहाँ पे वाई अक्ष करूंगी। ठीक है, तो चलेंगे ये केस 1 लेंगे। केस 1 लिखेंगे कि डेल्टा जेड एक्स अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर, एक्स अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो। ठीक है, शून्य की ओर अग्रसर हो। Therefore डेल्टा वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, तो ये आपके हो जाएगा यहाँ पे ओनली डेल्टा एक्स। तो अब जो है यहाँ पे जो है लिमिट जो है वो बदल जाएगी। ठीक है, लिमिट जो है बदल जाएगी। तो हम लोग जो है इस तरह से लिखेंगे। अब जो मैं यहाँ पे तो इसकी तो ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है, ये वाला जो है ना, इसकी तो ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या करती हूँ, इसकी लिमिट ज्ञात कर लेती हूँ और फिर क्या आता है, फिर मैं मान रख दूंगी। तो लिमिट डेल्टा जेड इज टेंड्स टू 0, डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। क्योंकि हमेशा जो है संयुग्म में किसका लेते हैं, जहाँ पे आगे जो है आयोटा होना चाहिए। डेल्टा एक्स के आगे तो वैसे आयोटा होता ही नहीं, आप जानते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे इसका 1, इसका आ जाएगा 1। अब जो है मैं मेरी जो है लिमिट ये वाली एफ जेड वाली लेती हूँ। तो देयरफॉर एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 और जेड बार प्लस जेड डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, ये लिमिट जो है कौन सी आ गई, ये लिमिट जब मैंने ज्ञात की आ गई 1। तो ये हो जाएगा एफ डैश जेड इज इक्वल टू जेड बार प्लस जेड 1। ठीक है, तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू जेड बार प्लस जेड आ गया। तो देखेंगे कि यहाँ पे जो है अगर जब मैं वाई एक्स के अनुदिश अगर मैं चलूं और लिमिट वही की वही एफ डैश जेड वही का वही मुझे प्राप्त हो, तो मैं कहूंगी कि मेरा फलन जो है वो क्या है, अवकलनीय है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है उसकी परिभाषा लगाई, उसको सिंप्लीफाई किया, कुछ लिमिट भी लगा दी और फिर जो है सिंप्लीफाई करने के बाद हमको ये फलन मिलता है। और फलन मिलता है तो अब जो है जबकि हम लोग 2 डायमेंशन में हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशन में है, तो हम लोग कोई ना कोई अपना जो है रास्ता चुन लेंगे। तो अगर कहते ये हैं कि जिस रास्ते पे भी जाओ पहुंचना वही है आपको, लेकिन यहाँ पे कि एक रास्ता तो यहाँ पे जाता है, अब दूसरे रास्ते से जाता है यहाँ पे, वहां पे जो है वही जो है हमें हमारा डेस्टिनेशन वही मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। दूसरा केस 2, ठीक है, डेल्टा जेड जो है वाई एक्स के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो, वाई एक्स के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो, तो यहाँ पे जो है डेल्टा एक्स जो है वो 0 हो जाएगा और यहाँ पे जो है ये आ जाएगा आयोटा डेल्टा वाई। ठीक है, आयोटा डेल्टा वाई। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये भी बदल जाएगा, यहाँ पे ये लिमिट जो हो जाएगी यहाँ पे माइनस आयोटा डेल्टा वाई और ये डेल्टा वाई। ठीक है, क्योंकि संयुग्मी ले रहे हैं ना, डेल्टा जेड का जो है संयुग्मी ले रहे हैं और डेल्टा जेड आपका ये रहा। तो अगर डेल्टा जेड बार यहाँ पे लगा दूं तो आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगी,
नेगेटिव साइन आ जाएगी, यहाँ पे भी नीचे भी आ जाएगा, यहाँ पे आपके आयोटा 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 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या रहेगा यहाँ पे -1, ये क्या रहेगा यहाँ पे -1। अब जो है फिर से मैं अपनी मेरा फंक्शन जो है लिमिट वाला वहां पे आती हूँ, तो वहां पे मैं लिमिट लगाऊंगी जैसे ही डेल्टा z टेंड्स टू 0, तो ये जो डेल्टा z बार अपॉन डेल्टा z की वैल्यू मेरे पास क्या आई है -1, तो मैं यहाँ लिखूंगी -1। जब -1 लिखूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो देखो एक बार मैं x अक्ष से चली शून्य की ओर तो मुझे z बार प्लस z मिला, दूसरी बार मैं y अक्ष के अनुदिश चली तो मुझे z बार माइनस z आया। तो अब तो ये भाई कहीं पे भी जो है नहीं होगा, किसी भी बिंदु पर जो है अवकलन नहीं होगा। लेकिन अगर z इज इक्वल टू 0 ले लूं, ठीक है, तो z इज इक्वल टू 0 ले लूं तो ये जो है तो यहां पे लिखेंगे, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ी भाषा में लिखना पड़ेगा। अब मैं लिखूंगी स्पष्टतः दोनों स्थितियों में जब z इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हो तो fz जो है fz अद्वितीय, fz f डैश z अद्वितीय नहीं है, ठीक है, अद्वितीय यही है, यानी कि यूनिक आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, एक जगह पे प्लस आ रहा है तो दूसरे में वो साइन माइनस आ रही है। तो अगर हम लोग z इज इक्वल टू 0 लें तो z इज इक्वल टू 0 पर z इज इक्वल टू 0 पर दोनों ही स्थितियों में देख लेते हैं। पहली स्थिति कौन सी थी, तो f डैश 0 पहला था, f डैश z इज इक्वल टू z प्लस z बार, तो ये क्या आ जाएगा f डैश 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 बार। और दूसरा कौन सा था, दूसरी स्थिति कौन सी थी, इज इक्वल टू z माइनस z बार, ठीक है, तो f डैश 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 बार। तो दोनों ही स्थिति में क्या आ रहा है 0 0, ठीक है, इसमें भी 0 आ रहा है, इसमें यानी कि दोनों अगर केसेस ले लूं तो यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0। तो क्या कहेंगे कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है। z इज इक्वल टू 0 के अतिरिक्त, क्योंकि मुझे ये पूछा गया तो इस वजह से भाषा में मैं वही लिखूंगी, z इज इक्वल टू 0 के अतिरिक्त कहीं भी अवकलनीय नहीं है, कहीं भी अवकलनीय नहीं है। चलिए अब जो है हम लोग यहाँ पे देख लिया अवकलनीयता के लिए। अब जो है मैं एक नई चीज आपको सिखाने जा रही हूँ, ठीक है, नई चीज सिखाने जा रही हूँ कि प्रतिवेश के बारे में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शब्द जो है एक प्रतिवेश भी आता है यानी कि नेबरहुड। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रतिवेश, हम लोग रियल एनालिसिस में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको परिभाषा ध्यान में रखनी है कि ये होता क्या है। प्रतिवेश यानी कि नेबरहुड, ठीक है, नेबरहुड हमारे तो है नेबरहुड, मुझे मालूम है मेरे नेबरहुड में जो है कितने जो है लोग रहते हैं, मेरे एरिया में जो है कितने लोग रहते हैं। तो यहाँ पे संख्याएं भी क्या करती है, अपना नेबरहुड जो है ना, अपना आस पड़ोस जो है वो चुन लेती है, किसी शर्त के हिसाब से चुन लेती है, ठीक है। तो वो आस पड़ोसी जो है यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकली उसको प्रतिवेश कहते हैं, ठीक है, प्रतिवेश भी कहते हैं यहाँ पे और सामीप्य भी कहते हैं, ठीक है, प्रतिवेश भी कहते हैं, इसको सामीप्य भी कहते हैं और नेबरहुड भी कहते हैं। और इसको कहीं कहीं पे आप देखेंगे सिर्फ NBH
डी लिखा होगा, NBHD यानी नेबरहुड लिखा होगा, सिर्फ इतना। ये होता क्या है, तो क्या होता है कि किसी शर्त के हिसाब से कोई भी एक संख्या, ठीक है, कोई भी एक संख्या, जैसे ये Z0 है, वो क्या कर लेती है कि अपने आसपास की संख्याओं को जो है वो अपने साथ जोड़ लेती है और किसी शर्त के हिसाब से जोड़ लेती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऐसी शर्त है कि अगर Z माइनस Z0 करूं, ठीक है, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, किस मतलब कि किससे छोटा होना चाहिए, लेस देन डेल्टा के जितना होना चाहिए। इन दोनों के बीच में दूरी, ये पता है मॉड्यूलस लगाते हैं यानी कि डेफिनेटली उनके बीच में दूरी आ गई, ठीक है, माइनस करते हैं और मॉड्यूलस लगाते हैं, इनके बीच में डिफरेंस नहीं, इनके बीच में ये दूरी आ गई। तो Z0 जो है ऐसा नंबर है, ऐसा नंबर है जो अपने आसपास के जितने भी Z हैं, जिनके साथ जो है उसकी दूरी जो है अगर डेल्टा Z से अगर छोटी है तो वो अपने जो है अपने नेबरहुड में रख रहा है, यानी अपने पड़ोस में रख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है Z0 एक बिंदु बना लूं, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने बिंदु बना लिया, और डेल्टा का मान ऐसा है, ये भी थोड़ा छोटा होगा, ठीक है, लघु होगा, यहाँ पे बड़ा नहीं होता है, लघु होता है। तो यहाँ पे जो है मैं इसको लघु, तो सबसे अगर छोटा नंबर ले तो मैं एक इसको ले लेती हूँ, लेकिन एक से भी छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक जितना जो है पार्ट जो है मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इस तरह से बना रही हूँ, इसके आसपास बना रही हूँ, इसके आसपास बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो है यहाँ से यहाँ तक अगर मैं यहाँ पे कोई भी अगर यहाँ पे Z लेती हूँ, ठीक है, कोई भी Z लेती हूँ, तो Z माइनस Z0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये 1 जितनी है, कितनी है, इज इक्वल टू 1 जितनी है। लेकिन मुझे क्या लेने हैं, मुझे कौन से Z लेने हैं, जो कि लेस देन 1 हो, लेस देन 1 हो, यानी ये जो है कहीं पे भी हो सकते हैं ये बिंदु। मेरा जो Z है इस सर्कल के अंदर जो है कहीं पे भी हो सकता है। तो ये क्या करता है कि अपना आस पड़ोस जो है वो चुन लेता है कि मेरा जो है आस पड़ोस, और ये बहुत छोटा होता है, ठीक है, ये तो मैं इतना बड़ा आपको जूम करके बता रही हूँ, लेकिन ये बहुत छोटा होता है, ठीक है, ये बहुत छोटा होता है। तो वो क्या करता है कि अपने आस पड़ोस जितने भी है ना बिंदु आते हैं, उसको एक शर्त, कौन सी शर्त, इस हिसाब से जो है अपने साथ इकट्ठा कर लेता है, ठीक है, इकट्ठा कर लेता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि प्रतिवेश कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, प्रतिवेश कहते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो ये हमें एक तख्ती प्राप्त होती है, यानी कि डिस्क प्राप्त होती है जिसकी किनारी नहीं है, ठीक है, एक ऐसी तख्ती प्राप्त होती है जिसकी किनारी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब ये इनइक्वालिटी ले रहे हैं इसमें इक्वल टू की साइन नहीं है, जिसमें इक्वल टू की साइन नहीं है, यहाँ पे कौन सी साइन है, ये लेस देन जितनी साइन है, क्या है, लेस देन, यानी कि उससे कम, उससे कम, जितना भी ये 1 होगा, ये दूरी जो है कितनी है, मान लीजिए 1 जितनी है, तो 1 से कम जो भी ये पॉइंट है इसके आस पड़ोस में आएंगे, ठीक है, इसके पड़ोसी होंगे, मैं कहने का मतलब है कि इसके पड़ोसी होंगे, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका प्रतिवेश, ठीक है, ये कहलाता है प्रतिवेश। तो इसको जो है हम लोग, आप जो है डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, इस तरह का डायग्राम बना सकते हो। मैं इसको यहाँ पे शब्दों में लिखूंगी और फिर जो है उसको समूचे में लिखूंगी। बोलेंगे कि डेल्टा ग्रेटर देन 0 के संगत, डेल्टा ग्रेटर देन 0 के संगत सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या Z0 का प्रतिवेश, का प्रतिवेश, देखिए एक समुच्चय के रूप में लिखते हैं। किस समुच्चय के रूप में लिखते हैं, इस तरह से, यहाँ पे मैं नीचे लिख रही हूँ क्योंकि मैं मिटाना नहीं चाहती, आप लिखना चाहो, या फिर ये हमारा चला गया है, चलिए अब ये काम हो गया है इसका, तो मैं अब यहाँ पे लिखती हूँ, देखिए n नेबरहुड का, n किसका नेबरहुड, Z0 का, ठीक है, और किससे कम ले रहे हैं, डेल्टा से, किससे कम ले रहे हैं, डेल्टा से, n Z0 डेल्टा इज इक्वल टू ऐसे सारे, ऐसी सारी सम्मिश्र संख्याएं, ऐसी सारी सम्मिश्र संख्याएं जिसकी
Z0 के साथ दूरी जो है वो कितनी, हमेशा डेल्टा से कम रहे, दूरी जो हमेशा डेल्टा से कम रहे, ठीक है, ऐसे नंबर। हमेशा जो है ये दूरी जो है वो कम रहे, ठीक है। इसको पता है, एक और भी तरीके से लिख सकते हैं, Z0 माइनस डेल्टा और Z0 प्लस डेल्टा के तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब हम इनइक्वालिटी हटाते हैं, इनइक्वालिटी यानी कि मॉड्यूलस हटाते हैं, तो उसको जो है हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी अगर हटाने पर ये बन जाता है आपका Z0 माइनस डेल्टा इज लेस देन Z प्लस Z0 प्लस डेल्टा। तो उसको जो है हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज दिमाग में रखिएगा, प्रैक्टिकली जो है एक चीज दिमाग में रखिएगा कि एक पॉइंट है, उसके आसपास के सारे बिंदु, ठीक है, वही उसके क्या कहलाते हैं, उसका नेबरहुड यानी प्रतिवेश या सामीप्य कहलाते हैं, ठीक है। यानी उसका वो क्या करता है कि किसी शर्त के हिसाब से अपना आस पड़ोस चुन लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगला जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट अब जो आ रहा है, हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट जो है आपकी डेफिनेशन आ जाएगी विश्लेषक फलन, ठीक है। प्रतिवेश के बारे में मैंने बता दिया कि क्या है। तो अब देखिए इस शब्द का उपयोग किस तरह से यहाँ पे किया गया है और थ्योरम्स में जो है इसका यूज क्या है, आगे देखेंगे आप। सबसे पहले हम लोग करते हैं विश्लेषक फलन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आगे जो भी क्वेश्चन रहे इसी के ऊपर बेस है। विश्लेषक फलन बोलते हैं किसको है, ठीक है। विश्लेषक फलन पता है क्या होता है कि कोई भी फलन, देखिए अगर मैं यहाँ पे लाइन भी लिख दूंगी तो उससे ही पता चल जाएगा, फलन fz किसी बिंदु z0 पर विश्लेषक यानी कि एनालिटिक फंक्शन, क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन विश्लेषक फलन कहलाता है, विश्लेषक फलन कहलाता है यदि f z z0 के कम से कम एक प्रतिवेश में प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। यानी कि Z0 एक पॉइंट है, ठीक है, Z0 एक पॉइंट है, उस Z0 का एटलीस्ट वन, कम से कम यानी कि एटलीस्ट वन हमें नेबरहुड उसका मिलना चाहिए, एक उसका आस पड़ोस मिलना चाहिए, जिसमें जो है वो क्या करता हो कि उसके प्रत्येक के जितने भी आस पड़ोस वाले हैं उनको सबको जानता हो, यानी कि जितने भी आस पड़ोस वाले जितने भी उसके पॉइंट है वहां पे जो है क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, यानी कि अवकलनीय हो एवरी पॉइंट पे। जैसे एक प्रतिवेश मिला, ठीक है, मान लीजिए कि Z0 का ये प्रतिवेश मिला मुझे, ये प्रतिवेश मिला, तो इसमें जो भी पॉइंट लूं यहाँ पे, ठीक है, जो भी पॉइंट लूं उस पॉइंट पे जो मेरा fz जो है वो क्या होना चाहिए, ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी कि अवकलनीय होना चाहिए। तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, विश्लेषक फलन, ठीक है, विश्लेषक फलन यानी एनालिटिक फंक्शन। तो यहाँ पे जो है प्रतिवेश मैंने शब्द आपको समझा दिया, अवकलनीयता क्या होती है वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो अब जो है आपको ये डेफिनेशन नहीं समझ में आए ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये है आपके विश्लेषक फलन की परिभाषा।